हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। और संविधान में हमने पिछली क्लासेज में देखा कि जो संविधान है, संविधान की परिभाषा देखी कि संविधान क्या है। संविधान वह दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। अगर संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा जो है वह सभा जो संविधान का निर्माण करे, जो संविधान का निर्माण करे वह सभा तो संविधान सभा। और संविधान वह दस्तावेज जिसके अनुसार किसी देश का शासन संचालन किया जा सके संविधान कहलाता है। और साथ ही हमने पिछली क्लास में भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में भी पढ़ा। जो संविधान सभा का गठन है उसकी सर्वप्रथम और वैधानिक मांग जो उठी वह 1934 में एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा उठाई गई। और इसी मांग को 1935 में कांग्रेस ने दोहराया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की। और बाद में जो ब्रिटिश सरकार उसने क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भेजा, क्योंकि उसे भारतीय सैनिकों की ज़रूरत थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो भारतीय संविधान सभा की मांग को मान लिया गया। अगर आगे फिर जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना 1946 भेजी। जो क्रिप्स मिशन था 1942 उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान चाहती थी और कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। लेकिन जो कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन था उसमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता और एकल संविधान की अवधारणा थी। इसके कारण क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। लेकिन जो कैबिनेट मिशन 1946 था वह मुस्लिम लीग को समझाने में सफल रहा। इसी क्रम में अगर हम आज आगे देखें तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की बैठक। जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक है वह होती है, पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इस संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो वह 211 सदस्यों ने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को भाग लिया। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। जो ये 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया क्योंकि वह पाकिस्तान की मांग को लेकर जो मुस्लिम लीग है उसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का विरोध किया। अब हम बात करें जो ये 211 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में, इनको शपथ कौन दिलाता था? उस समय होता था वाइसराय। तो हम बात करें उस समय जो वाइसराय था वह था लॉर्ड वेवेल। जो लॉर्ड वेवेल है वह भारत का वाइसराय रहा। कब से कब तक रहा? तो ये 1944 से 1947 तक भारत का वाइसराय रहा। अब वाइसराय के पास इतना तो टाइम नहीं होता कि वह पूरे के पूरे 211 सदस्यों को शपथ दिलाएं। इसी के चलते जो वाइसराय था उसने एक अध्यक्ष की नियुक्ति की, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की। हिंदी में बोले प्रोटेम स्पीकर का मतलब तो अस्थायी अध्यक्ष। तो जो ये वाइसराय था उसने एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की। और इसे अब जो ये अस्थायी अध्यक्ष है या प्रोटेम स्पीकर है इसको शपथ दिलाएगा ये वाइसराय। ओनली ऑन अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा वाइसराय। और जो प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष हैं यह बचे हुए 210 सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। अब कौन करेगा 210 सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य? तो वह करेगा प्रोटेम स्पीकर। अगर हम बात करें जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रणाली है वह किस देश से ली गई है? तो जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रणाली वह फ्रांस से ली गई है।
भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि इसमें अलग अलग देशों के संविधानों का समन्वय है। मतलब किसी देश से अब कुछ कुछ अधिकार लेकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान के बारे में कहा भी जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनम्बा जोड़ा। अगर हम आगे बात करें कि वर्तमान में जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रणाली है वह लोकसभा और विधानसभा में अपनाई गई है। लोकसभा और विधानसभा में जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रणाली है वह अपनाई गई है, लोकसभा और विधानसभा में। अब जो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसे तो शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्य करता है राज्यपाल। तो आगे चले तो जो ये अस्थायी अध्यक्ष था इसके दो कार्य निश्चित किए गए। अस्थायी अध्यक्ष के कार्य, इसके दो कार्य निश्चित किए गए। वे कार्य कौन कौन से? एक तो यह सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करेगा, सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। और दूसरा जो था वह है कि जो अस्थायी अध्यक्ष था उसकी नियुक्ति करेगा। जो ये अस्थायी अध्यक्ष वह स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। तो अस्थायी अध्यक्ष के दो कार्य कौन कौन से? पहला तो कि वह सभी सदस्यों मीन्स कि जो ये 210 सदस्य बच गए उनको शपथ दिलाने का कार्य करेगा। कौन? ये अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य था वह था कि ये स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अब ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक या पहली बैठक कब हुई? तो वह 9 दिसंबर 1946 को। इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। और जो मुस्लिम लीग थी उसने पाकिस्तान की मांग को लेकर भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 का विरोध किया। इसके तहत अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जो कि इन दो जो सदस्य थे पहली बैठक के उनको शपथ दिलाने का कार्य करेगा। और जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रणाली वह किस देश से ली गई है? तो वह ली गई है फ्रांस के संविधान से। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो अस्थायी अध्यक्ष की प्रणाली वह लोकसभा और विधानसभा में है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्य करता है राष्ट्रपति और विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्य करता है राज्यपाल। उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष था उसके कुछ कार्य निश्चित किए गए। वह है कि सभी समुदायों जो सभी सदस्य थे उनको शपथ दिलाएगा। कौन? अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर। और एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। अब आगे बात करें कि जो ये संविधान सभा की पहली बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसके अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद जो कि सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो जो संविधान सभा की वह पहली बैठक थी वह नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई थी। नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में आयोजित की गई थी। काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। अब हम बात करें संविधान सभा की दूसरी बैठक की। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो अब
11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम आगे बात करें तो जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी उसको 3 कार्य सौंपे गए। एक तो स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति, दूसरे उपाध्यक्ष व संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति। कि इसके तहत है जो सलाहकार की नियुक्ति, जो इसके तहत कि एक तो अध्यक्ष बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी और संवैधानिक सलाहकार की। तो दूसरी बैठक के तहत भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया एस.सी. मुखर्जी को। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगर इसी क्रम में हम आगे देखें तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वह आयोजित की गई। तीसरी बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस जो तीसरी बैठक थी इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। जो संविधान सभा की तीसरी बैठक थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया? तो ये पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो जो स्वीकृति मिली वह मिली 22 जनवरी 1947 को। जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसे स्वीकृति मिली। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसकी स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों की नियुक्ति की। तो उनमें से कुछ प्रमुख समिति है वह है वार्ता समिति। दूसरी समिति की हम बात करें तो वह संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। आगे प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इन कुछ समितियों की नियुक्ति की गई। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकृति मिलने के बाद, ताकि भारतीय संविधान का निर्माण किया जा सके। अब हम बात करें तो वार्ता समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वह किसे बनाया गया? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वार्ता समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को वार्ता समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू जी को संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगर हम बात करें संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वह भी नेहरू जी को संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को बताया गया। अगर हम बात करें या फिर जो प्रारूप समिति है उस पर चर्चा करें तो जो प्रारूप समिति है इसकी स्थापना कब की गई? तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई और एक संकल्प पारित करके इस समिति का गठन किया गया। तो हम बात करें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, किसे बनाया गया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष चुना गया भीमराव अंबेडकर को, और भीमराव अंबेडकर सहित जो ये प्रारूप समिति, इसके कुल सदस्यों की संख्या थी वह कितनी थी? तो इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। अगर हम बात करें कि वो 7 तो सदस्य कौन कौन हैं, तो एक तो भीमराव अंबेडकर और दूसरा है एन गोपाल स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंकर, गोपाल स्वामी आयंकर। और तीसरे अध्यक्ष है इसके जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले अध्यक्ष की बात करें तो वह है कन्हैयालाल माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगले अध्यक्ष की बात करें तो वह है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, आगे एन माधव राव, जो कि BL मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। BL मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति के वो सदस्य नियुक्त किए गए, क्योंकि जो BL मित्र थे इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और जो लास्ट अध्यक्ष बने, सदस्य बने इसके, वह है TT कृष्णामाचारी, TT कृष्णामाचारी। अगर हम TT कृष्णामाचारी की बात करें तो ये TT कृष्णामाचारी ये 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य नियुक्त किए गए, DP खेतान की मृत्यु के बाद। इस प्रकार हमने प्रारूप समिति के गठन देखा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 का हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, और जो प्रारूप समिति थे इसके कुल सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी, जिनमें भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी आयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णलाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, किन की जगह BL मित्र के स्थान पर, क्योंकि BL मित्र ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण समिति से इस्तीफा दे दिया था। और जो अगले लास्ट इसके सदस्य थे वह TT कृष्णामाचारी, जो 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो जो भीमराव अंबेडकर है वह संविधान सभा में पहली बार जो इनका निर्वाचन हुआ, वह पहली बार निर्वाचन तो इनका बंगाल से हुआ। यह बंगाल से प्रतिनिधि बनकर संविधान सभा में आए। और जब स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो यह इनका जो निर्वाचन है वह बॉम्बे में हुआ। कि अगर पूछ दिया जाए संविधान, जो भीमराव अंबेडकर हैं वह संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित होकर आए, तो वह बंगाल से निर्वाचित होकर आए। और स्वतंत्रता के बाद कहाँ से निर्वाचित हुए, तो स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे से निर्वाचित हुए। अब जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना थी, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना, जो ये माउंटबेटन योजना थी इसके अनुसार देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया गया। और जो भारतीय संविधान सभा थी उसके सदस्यों की जो कुल संख्या कितनी नियमित की गई, तो वह 324 है।
माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई, जिनमें से 235 तो स्थानीय प्रांतों से 235 तो स्थानीय प्रांतों से और जो 89 सदस्य थे तो वह देशी राज्यों से चुनकर, और जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसके तहत उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। वह उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव है, मतलब इसी के संशोधित रूप को हम वर्तमान में कहते हैं प्रस्तावना। जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसके संशोधित रूप को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसके संशोधित रूप को वर्तमान में हम प्रस्तावना कहते हैं। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण जो प्रस्तावना है इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका। तो अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अगर हिंदी कैलेंडर में बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को हिंदी कैलेंडर में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ बल्कि बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949 को। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन जो 26 नवंबर 1949 को है, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया, तो वह किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगर हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है वह बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो ये लागू कब हुआ? तो जो भारतीय संविधान है वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब आगे हम बात करें कि भारतीय संविधान जो इसको बनने में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान को बनने में लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। हम आगे बात करें कि जो भारतीय संविधान है वह बनकर तो तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, बट लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हम बात करें कि ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, तो इसके पीछे भी एक रीज़न छुपा हुआ है। और वो रीज़न क्या है? तो वह रीज़न है 1929 के लाहौर अधिवेशन से जुड़ा हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है यह कहाँ पर हुआ? रावी नदी के तट पर हुआ। रावी नदी के तट पर 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था इसमें 3 प्रस्ताव पेश किए। वह प्रस्ताव कौन कौन से? पहला तो है पूर्ण
पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा की गई? तो वह की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि गांधी जी जो भी आंदोलन करेंगे कांग्रेस उन्हें समर्थन प्रदान करेगी। मतलब गांधी जी जो भी आंदोलन करेंगे कांग्रेस उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगी, उनका समर्थन करेगी, गांधी जी के आंदोलनों का समर्थन करेगी, समर्थन। और जो तीसरी है वह है कि जो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को 26 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब आगे बात करें तो ये सोचनीय बात है कि 26 जनवरी को तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, बट यहाँ पर तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि जो 26 जनवरी 1930 थी उस समय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को हुआ। उस समय भारत का जो वायसराय था वह था माउंटबेटन। तो भारतीयों ने माउंटबेटन से कहा कि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को नहीं चाहिए बल्कि 26 जनवरी को चाहिए, चाहे हमें स्वतंत्रता कुछ महीनों बाद ही दे दीजिए पर 26 जनवरी को दीजिए। लेकिन जो माउंटबेटन था उस समय उसे अगस्त में जो द्वितीय विश्व आंदोलन चल रहा था उसे कुछ उपलब्धियां मिली हुई थी, मतलब कुछ जीत हासिल कर रखी थी। तो वह उसे लगा कि जो ये अगस्त है ये उसके लिए शुभ है, इसलिए उसने कहा कि मैं स्वतंत्रता वह 15 अगस्त को ही दूंगा, क्योंकि मैं जो भी अच्छे कार्य करना चाहता हूँ अब वह 15 अगस्त में ही करूँगा। इस अगस्त के महीने में इस कुछ अच्छे कार्य करना चाहता था, इसलिए उसने स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को घोषित किया। बट भारतीयों को लगा कि हमें बस 26 जनवरी इस तिथि को तो ही यादगार बनाना है। जो 26 जनवरी है हमें इस तिथि को ही तो यादगार बनाना है, क्यों नहीं हम स्वतंत्रता दिवस की जगह हम गणतंत्र दिवस मना लें इस तारीख को। तो तभी से 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। अब हम आगे बात करें, जो संविधान सभा थी इस पर कुल कितने दिन बहस हुई? जो संविधान सभा थी उस पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा पर कुल 114 दिन बहस हुई। अगर हम आगे बात करें तो जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई। और 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान जो भारतीय राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन? तो वह हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान को जो गाने का समय है वह है 52 सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड के अंदर गाया जा सकता है। अब हम बात करें संविधान सभा के कुछ कार्यों की। संविधान सभा के कार्य मतलब उसने कौन कौन से कार्य किए? तो संविधान सभा ने जो कार्य किए वह पहला कार्य मतलब 24 जनवरी 1950 को तो उन्होंने राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गीत को अपनाया। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम की रचना किसने की? रचयिता कौन? तो वह है बंकिम चंद्र चटर्जी।
बंकिम चंद्र चटर्जी भारतीय संविधान के रचयिता हैं। हम बात करें जो भारतीय वंदे मातरम हम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम मतलब राष्ट्रीय गीत को गाने का समय कितना है, तो वह 1 मिनट 5 सेकंड का मतलब 65 सेकंड। और जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वह अपने ग्रंथ आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत की रचना की। अगर हम इसी क्रम में आगे बात करें तो जो संविधान सभा ने और जो महत्वपूर्ण कार्य किए वह है कि जो 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया। 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल में भारत के सदस्य बनाया गया कब? 1949 में संविधान सभा का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम आगे बात करें तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति दी, तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी वह दी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने अपने ग्रंथ आनंद मठ में जो राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना की। जो राष्ट्रीय गीत उसे गाने का समय है वह 1 मिनट 5 सेकंड या फिर 65 सेकंड। और जो भारतीय संविधान सभा उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। अगर हम आगे बात करें तो जो संविधान सभा थी तो वह आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी और आंशिक रूप से ही नामांकित थी। क्या भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से ही नामांकित थी? तो हमने आज देखा भारतीय संविधान सभा की समितियों के बारे में, भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में। हम अगली क्लास में हमारी चर्चा आधारित रहेगी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा के संबंध में क्या क्या प्रावधान थे, उन पर हमारी अगली क्लास में चर्चा होने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।